नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि मोदी और शाह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को लेकर, प्रतिस्पर्धा को लेकर सियासत में बिल्कुल भी मुरव्वत नहीं करते, कंसेशन नहीं देते, छूट नहीं देते, और अगर जरूरत पड़ जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया, जैसा कि पंजाब में बड़े पुराने साथी अकालियों के साथ किया, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बहन जी के साथ। जी हाँ, बहन जी के जो कोर दलित वोट थे, जो जाटव वोट थे, एक बड़ा डेंट लगाया अमित शाह ने। और किसी हद तक उत्तर प्रदेश की जो जीत थी उसका एक आधार ये वोट ट्रांसफर थे। लेकिन दोस्तों, मौजूदा तारीख में, मौजूदा हालात में मोदी और शाह के निशाने पर ये शख्स हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि केजरीवाल क्यों? जिस तरह से दिल्ली में दो करारी शिकस्त, दो करारी हार बैक टू बैक अमित शाह ने झेली है दिल्ली विधानसभा में, और वो भी आप कह सकते हैं एक तरफा, पूरा झाड़ू लग गई हो जैसे भाजपा पे, कमल पर। और जहां अमित शाह ने सारी तरकीबें, सारी तिगड़में लगा दी, वहां भी उन्हें बुरी हार का दिल्ली में सामना करना पड़ा। और फिर पंजाब में भी आप कह सकते हैं क्लीन स्वीप, क्लीन झाड़ू है, जहां मोदी जी की रैली में 5,000 लोग, 3,000 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे। वहां पर स्वीप करना, एक बड़े राज्य का आम आदमी पार्टी के पास आना, एक बड़ी कामयाबी। फिर चंडीगढ़ आप देखिए, चंडीगढ़ में जिस तरह से वहां के म्यूनिसिपैलिटी के जो चुनाव थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को चंडीगढ़ में लगा है, क्योंकि चंडीगढ़ एक परंपरागत तरीके से गढ़ रहा है भाजपा का। फिर आप कह सकते हैं मोदी और शाह के होम स्टेट गुजरात में, सूरत जैसे बड़े शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में जो सफलता मिली है केजरीवाल को, गौर करने लायक। गांधीनगर में खाता खोला है, और अब हिमाचल में तैयारी है जहां पर बीजेपी की सरकार है। उसके बाद हरियाणा में चर्चा हो रही है, और भी कई जगह पर हो रही है। ये सब कुछ मिलाकर अगर आप देखें, एक बड़ी तस्वीर देखें, कंप्रिहेंसिव पिक्चर देखें आप मौजूदा सियासत की, तो ऐसा लगता है, और हकीकत में लगता है, कि देश में दो मॉडल की चर्चा हो रही है, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल। और यही जो मॉडल हैं दोनों इस वक्त, उसमें जो टकराव है, वो टकराव हमें अब आप कह सकते हैं कि सारी सीमाएं लांघ कर राजनीतिक मानचित्र पर दिख रहा है। अब इस बात की दिल्ली के सत्ता के गलियारों में दबी जुबान पे चर्चा है कि ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह पूरी तरह से बांस ही तोड़ने जा रहे हैं, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। अगर ये पॉलिसी है कि विधानसभा को ही भंग कर दें आगे चलकर, ऐसी खबरें छप रही हैं, बड़े अखबारों में चर्चा है। जिस तरह से उन्होंने नगर निगम का, जो 3 नगर निगम थी, उनका जो चुनाव जो है वो रद्द कराया और 1 नगर निगम बना दिया। इन सबको देखते हुए दिल्ली में माहौल, बल्कि मैं कहूँगा आने वाले दिनों में देश का जो राजनीतिक तापमान है, ये दो मॉडल्स को लेकर वाकई गर्म होने जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले कारण जान लीजिए, इससे पहले कि हम ऑपरेशन पर आए, अमित शाह का जो ऑपरेशन दिल्ली, हम उस पर आए। आप कारण जानिए, क्यों, कारण क्या है, मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों अमित शाह इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं डेस्परेट हैं दो हाथ करने के लिए केजरीवाल से। आप ये ग्राफिक्स देखिए, और ये ग्राफिक्स में आप देखेंगे कि गुजरात में 2022 में चुनाव होने वाला है, और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी की चर्चा है, क्योंकि कांग्रेस
कमज़ोर होती चली जा रही है। और कांग्रेस का कमज़ोर होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि बहुत फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ में गुजरात में कांग्रेस है, फिर भी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं फोकस मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सत्येंद्र जैन, जो आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के बाद नंबर 3 के नेता हैं, उन्होंने जिस तरह की फील्डिंग लगाई, जिस तरह की भीड़ पंजाब चुनाव के बाद शिमला में देखी गई, वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के जयराम ठाकुर, उनके माथे से पसीना आ रहा है। और वो पसीना सिर्फ शिमला में नहीं है, वो दिल्ली में चाणक्य के माथे पर भी आ रहा है। उसके बाद 2023 में राजस्थान है, और राजस्थान में भी एक तरह का आप जो एक्सरसाइज आम आदमी पार्टी कर रही है वो देखने लायक है। और हरियाणा, हालांकि हरियाणा काफ़ी लेट है 2024 में, लेकिन ये सारे कारण हैं कि अगर पंजाब जैसी स्थिति, दिल्ली जैसी स्थिति, चंडीगढ़ जैसी स्थिति अगर इन राज्यों में हो गई, तो ये जो मॉडल है दिल्ली का, ये मॉडल भाजपा के लिए परेशानी का वाकई सबब है। अब दोस्तों, एक चीज़ तो बहुत साफ है कि मोदी और शाह आज की तारीख में जो उनका संख्या बल है पार्लियामेंट में, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में, जो प्रचंड संख्या बल, उस संख्या बल के आधार पर वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी अमेंडमेंट चाहें तो कर सकते हैं जिसमें राजनीतिक फ़ायदा उनको दिख रहा हो। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सवाल पर आऊँ कि क्या मोदी और शाह दिल्ली में प्री 1993 पोजीशन पे जा रहे हैं, यानी क्या विधानसभा अब ख़त्म हो जाएगी, अब मेयर ही सब कुछ होगा, मैं चाहता हूँ कि जो हाल फिलहाल में जिस वजह से हमें आशंका हो रही है, जिस वजह से हम शक कर रहे हैं कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी जड़ ही काट दे अमित शाह, ये सवाल हमारे जो जहन में उठ रहा है, उसके हम कारण देख लेते हैं। और कारण ये है कि अभी दिल्ली में 3 नगर निगम हैं, अभी तक थे, और ये जो 3 नगर निगम हैं, इन तीनों में चुनाव होने जा रहे थे। लेकिन शाह साहब ने कहा नहीं, चुनाव नहीं होंगे। केजरीवाल ने उनको चैलेंज कर दिया कि बोले अगर आपकी हिम्मत है तो आप चुनाव लड़के दिखाइए, और अगर आप जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसा चैलेंज केजरीवाल ने दिया था। लेकिन अमित शाह पूरी तरह फोकस थे और उन्होंने तीनों नगर निगम भंग कर दी, डिसॉल्व कर दी। और अब दिल्ली में एक मेयर होगा, एक एमसीडी होगा, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक मेयर। यानी पहले जो थे वो 3 नगर निगम थे, 3 मेयर थे, अब 1 नगर निगम और 1 मेयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेयर होगा वो एक सुपर मेयर होगा, जो आप कह सकते हैं ताकत और तमाम जो उसका ज्यूरिडिक्शन है, उसके आधार पर वो एक मेयर मुख्यमंत्री के करीब आके खड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़, दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से ये टकराव बढ़ रहा है और जो राजनीतिक पंडित हैं दिल्ली में शक की निगाह से देख रहे हैं अमित शाह को, मोदी को, उनकी नीतियों को, उनके निर्णय को, वो कारण ये है कि अभी हाल में पंजाब चुनाव जीतने के बाद अमित शाह ने चंडीगढ़ में जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, तकरीबन 16,000 जो अभी तक पंजाब में आते थे, उनको वो केंद्र सरकार के अधीन लिया है। और ये जो केंद्र सरकार के अधीन ये जो 16,000 कर्मचारी अब आ रहे हैं, उसे पंजाब में खलबली मच गई है कि आखिर ज़रूरत क्या पड़ी। फाइल तो बड़ी पुरानी थी, 10 साल से फाइल पड़ी हुई थी, लेकिन आज क्यों पंजाब जब आम आदमी पार्टी ने जीत लिया, जब सूबा आपके हाथ से निकल गया, तब आप चंडीगढ़ में ये फैसला क्यों ले रहे हैं? ये भी एक प्रमुख कारण था। और तीसरा कारण, हालांकि बीजेपी इस तीसरे कारण पर कुछ नहीं बोल रही, चुप है, लेकिन बीजेपी को यह लगता है कि जिस तरह से बार बार चुनाव दिल्ली में वो हार रही है और जिस तरह से केजरीवाल ने एक बहुत मजबूत संगठन खड़ा कर दिया है, गली गली, हर यहाँ के स्लम्स में, हर यहाँ की बस्तियों में, जिस तरह से आप कह सकते हैं ज्योति बसु का मॉडल जो बंगाल में था कि काडर को नौकरियां देना, एडहॉक बेसिस पर रखना,
जिस तरह से दिल्ली में आप कह सकते हैं एक सेंधमारी कर दी है केजरीवाल ने भाजपा के किले में, अमित शाह और मोदी को लगता है कि यहां जीतना बड़ा मुश्किल है। और कई नेताओं की नस्ल दिल्ली में खत्म हो गई है, सामने ही सामने। कई अध्यक्ष, चाहे वो सतीश उपाध्याय हों, चाहे वो आप कह सकते हैं मनोज तिवारी हो, जो भी अध्यक्ष लाए सब के सब फेल हो गए। विजय गोयल जैसा नेता फेल हो गया। और इसलिए ये संभावना या आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के अमित शाह, जिनके पास सदन में प्रचंड बहुमत है, विधानसभा ही भंग ना कर दे। और मैं चाहता हूं कि ये जो विधानसभा का पूरा जो इतिहास है आप डिजिटल पोर्ट पे देखें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी लंबी कहानी है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। और एक बार अगर आप समझ गए इस सियासत को तो ये गेम समझ में आ जाएगा। सियासत का सबसे बड़ा गेम, बीजेपी वर्सेस आप, अमित शाह वर्सेस अरविंद केजरीवाल। अब दोस्तों, सियासत तो आप समझ ही रहे हैं कि अमित शाह वर्सेस अरविंद केजरीवाल क्या है और देश में आखिर जो राजनीतिक दिशा और दशा है वो क्या होने जा रही है। लेकिन दिल्ली एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस पूरे खेल का एक पहलू है और मैं चाहता हूं कि इस पहलू को आप समझ लें। अगर एक बार आपने दिल्ली की सियासत समझ ली तो समझ लीजिए देश की सियासत आप समझ गए। और इसलिए जानना ज़रूरी है कि क्या दिल्ली विधानसभा भंग की जा सकती है। और अगर आप देखेंगे कि 1952 से 1957 तक ब्रह्म प्रकाश जी रहे, फिर एक और मंत्री आ गए थे, लेकिन बीच में 36 साल 36 ईयर्स 36 साल कोई सरकार नहीं थी। नेहरू जी रहे, शास्त्री जी रहे, इंदिरा जी रहीं, राजीव जी रहे, जनता पार्टी की सरकार भी रही इस पीरियड में, लेकिन दिल्ली में कोई राज्य सरकार नहीं थी। दरअसल हुआ क्या था कि नेहरू जी भी नहीं चाहते थे और अंबेडकर जी भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिलक्टेंट थे कि दिल्ली में डुअल कंट्रोल है। डुअल कंट्रोल का मतलब हुआ कि दो सरकारें, केंद्र सरकार के पास कुछ विभाग और राज्य सरकार के पास कुछ विभाग। तो जब ये सरकार आई ब्रह्म प्रकाश जी की, उस वक्त जैसे आपको बीच में याद होगा केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर का टकराव शुरू हुआ था, तो ये जो ब्रह्म प्रकाश थे उस वक्त कांग्रेस के थे, इनका टकराव भी दिल्ली के चीफ कमिश्नर, उस वक्त एलजी नहीं था, चीफ कमिश्नर थे। और अगर मुझे याद आ रहा है उस चीफ कमिश्नर का नाम, तो चीफ कमिश्नर थे, उनका नाम था आनंद पंडित। आनंद जी आप कह सकते हैं ये चीफ कमिश्नर थे उस वक्त। तो चीफ कमिश्नर और ब्रह्म प्रकाश इनका टकराव शुरू हो गया। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत उस वक्त देश के गृह मंत्री थे, वो अपने चीफ कमिश्नर के साथ खड़े हो गए और मुख्यमंत्री वर्सेस नेहरू गवर्नमेंट हो गया। और नेहरू जी ने फिर कहा कि नहीं साहब, बेहतर है इस सरकार को डिसॉल्व करिए और एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाइए। और उसके बाद फिर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 1957 में बना। आप कह सकते हैं कि आज की जो एमसीडी है इसकी नींव पड़ गई, दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो साहब, जैसा कि नेहरू जी चाहते थे, 1957 में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट पार्लियामेंट से पारित हुआ और फिर दिल्ली में चुनाव हुए काउंसलर चुनने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब नेहरू जी की भी बदकिस्मती देखिए कि चुनाव जीता जनसंघ। जी हाँ, आज की जो बीजेपी है जनसंघ ने ये चुनाव जीता 1957 का। और आप कह सकते हैं कि यहीं से धीरे धीरे दिल्ली जो है वो भाजपा का यानी तब की जनसंघ का गढ़ हो गया। जाहिर तौर पे जनसंघ यानी बीजेपी, जब 1980 में जो इसका नामकरण बीजेपी का हुआ, अडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनको लगता था कि भाई हमें कहीं ना कहीं दिल्ली में फिर से राज्य सरकार की बात करनी चाहिए, दिल्ली में फिर से हमें स्टेट गवर्नमेंट की बात करनी चाहिए। और जिस वक्त आप कह सकते हैं वीपी सिंह थे और जिनको समर्थन अडवाणी जी दे रहे थे, अटल जी दे रहे थे,
और आप कह सकते हैं कि एक नेता और इमर्ज हुआ दिल्ली में, और उस नेता का नाम था मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना, ये जो थे मदन लाल खुराना साहब, इन्होंने दिल्ली में दिल्ली सरकार का एक आंदोलन छेड़ दिया, गली गली पूरी दिल्ली में। और अल्टीमेटली 91 में पार्लियामेंट में दिल्ली सरकार को लेकर एक बिल लाया गया, और 93 आते आते चुनाव हुए दिल्ली में, बीजेपी की सरकार आ गई। ये अलग बात है कि उस सरकार में कभी मदन लाल खुराना साहब रहे, लेकिन उनको स्टेप डाउन करना पड़ा, तरह तरह की मांगें थी। फिर साहिब सिंह वर्मा आ गए। साहिब सिंह वर्मा भी नहीं चला पाए दिल्ली को, क्योंकि संघ का दबाव था, काडर का दबाव था, तमाम दिक्कतें थीं, टकराव भी था उस वक्त, टकराव बरकरार रहा दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का। फिर सुषमा स्वराज आई, लेकिन उसके बाद आप देखें 93 के बाद, इसके बाद बीजेपी का खाता नहीं खुला, और आज तक नहीं खुला खाता। अब दोस्तों, पूरा जो आंदोलन था वो बीजेपी ने खड़ा किया। अडवाणी जी थे, मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे। इन्होंने दिल्ली राज्य की बात भी करी, दिल्ली में पहली बार चुनाव भी कराया, दिल्ली में सरकार भी बनाई। लेकिन बीजेपी के अंदर जो भीतरगात था, जो आज भी है दिल्ली में, उसके चलते भाजपा के हाथ से सरकार निकल गई और शीला दीक्षित आ गई। अडवाणी जी 2003 के आसपास, जब वो डिप्टी पीएम थे, एल.के. अडवाणी, जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और 2003 के जब चुनाव आ रहे थे, तो अडवाणी जी को लगा कि अगर हम पूर्ण राज्य की बात करते हैं, दिल्ली को एक टोटल ऑटोनॉमी देते हैं, एक कंप्लीट स्टेटहुड देते हैं, जहां पुलिस भी उनको देते हैं कुछ हिस्से में लैंड भी देते हैं, तो शायद इस बार हम चुनाव जीत जाएं। यानी जो अमित शाह की आज प्रायोरिटी है दिल्ली को जीतने की, वो अडवाणी जी में भी थी। तो अडवाणी जी ने क्या किया, एक नया बिल बनाया दिल्ली स्टेटहुड के लिए, और उस बिल को उन्होंने टेबल कर दिया। 2003 में उनकी सरकार थी, और जब दिल्ली का 2003 का जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ, तब अडवाणी जी ने अनाउंस भी कर दिया कि इस बार अगर हम जीते तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को देंगे। लेकिन बीजेपी फिर हारी, और जब बीजेपी हारी तो वो जो पूर्ण राज्य का दर्जा का जो बिल था, आप कह सकते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के अगले साल हारने के बाद वो बहस ही खत्म हो गई। और शीला दीक्षित ने एक लंबा टेन्योर, एक हैट्रिक लगाई 2000, आप कह सकते हैं 1998 तक, सिर्फ 2013 तक। तो साहब, बीजेपी 2003 भी हार गई, बीजेपी 5 साल बाद 2008 भी हार गई। यानी बीजेपी बार बार प्रयास करती दिल्ली को जीतने का, और जितना प्रयास करती उतनी बार हारती। अब अगर आप देखें, एक हैट्रिक देखें आप यहां पर, उसके बाद 2013 आया, और 2013 में एक बार फिर से भाजपा के नेताओं ने कोशिश करी, अडवाणी जी ने कोशिश करी, राजनाथ सिंह ने कोशिश करी कि नहीं, ये हमको जीतना है, क्योंकि चौथी बार शीला दीक्षित नहीं जीत पाएंगी। लेकिन बदकिस्मती कहिए, भाग्य कहिए, कि बीजेपी 2013 भी हारी, और उसके बाद 2014 में मोदी जी आ गए, और मोदी जी ने अमित शाह को सबसे बड़ा असाइनमेंट दिया कि किसी तरह से आपको ये 2015 जीतना है, हराना है। सारी कोशिशें हुई, बुरी तरह बीजेपी हारी, 2015 भी और 2020। तो अगर आप ये पूरी कहानी देखें दोस्तों, अगर आप पूरी कहानी देखें 1952 से लेकर 2020 तक, अगर सिर्फ हम 93 को निकालते हैं, तो जिस बीजेपी ने आंदोलन खड़ा किया, जिस बीजेपी ने राज्य का दर्जा दिया दिल्ली को, वही बीजेपी एक बार छोड़कर सरकार नहीं बना पाई। और शायद अमित शाह को भी अब यही लगता है कि दिल्ली में सरकार बनाना
वाकई मुश्किल है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार नहीं। और शायद इसीलिए अब वो सोच रहे हैं कि क्यों ना वो वापस प्री 93 की स्थिति में चले जाएं। यानी ये जो 1952 से 1993 का 93 से ये जो पीरियड है, आप कह सकते हैं ये जो पीरियड है 36 साल, इस पोजीशन में वापस जा सकते हैं। और वापस जाने के लिए शाह साहब के पास स्ट्रेंथ है। अब दोस्तों, कहानी तो आपने सारी सुन ली और समझ भी ली होगी। सवाल इस बात का है कि अगर मोदी और शाह के पास संसद में इतना प्रचंड संख्या है, इतना बड़ा उनके पास बहुमत है, तो क्या हमेशा फ़ायदा नहीं उठाना चाहेंगे? और ऐसा तो है नहीं कि पहली बार दिल्ली की विधानसभा भंग होने जा रही है। नेहरू जी से लेकर और तमाम सरकारें जो आई वो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन पे ही चलती रही। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जो लोग कहते हैं वो ये कि अमित शाह को भी कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली को जीतना, केजरीवाल को जीतना वैसे ही है जैसे केरल जीतना, जैसे बंगाल जीतना। तो क्यों ना केजरीवाल से छुटकारा पाने के लिए जड़ ही ख़त्म करते और लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये विकल्प है, खुला हुआ है। हालांकि बीजेपी अभी इस पर कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये रोज़ रोज़ के जो झगड़े हैं वो भी ख़त्म होगा और इसी के साथ दिल्ली मॉडल भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगा। बहरहाल आगे आगे देखते हैं होता है क्या, और मैं आपको अपडेट रखूँगा, क्योंकि ये लड़ाई अब शुरू हुई है। इट्स द बिगनिंग, इट्स द स्टार्ट। और हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा कम से कम जब तक गुजरात के नतीजे नहीं आते, हिमाचल के नतीजे नहीं आते। हकीकत तो ये है कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव के बाद पता लगेगा कि ये जो जंग है इसकी इंतहा क्या है। आज बस इतना ही। आप वीडियोस देखते रहिए। और लगता है कि आप वीडियोस इधर कुछ कम शेयर कर रहे हैं और आवाज़ जो है जिसको जहाँ तक पहुँचना चाहिए इस गोदी मीडिया के दौर में, वो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। और थोड़ा सा एफर्ट आपका चाहिए मुझे, क्योंकि ये जो कोशिश है ये आपके लिए है। ये जो सच ढूंढ के लाना है, आप तक देना है, पहुँचाना है आपके लिए। तो ये जो आवाज़ है ये आपके ही आवाज़ है, आपके ही अधिकारों की आवाज़ है। मैं चाहता हूँ कि सच को आप आगे बढ़ाइए। आज सिर्फ इतना ही। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्लिक कर लीजिए बेल आइकॉन कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज बस इतना ही। नमस्कार।